एक नए वीडियो है एकेटी के आज की ताजा खबर। ठीक है, जिनके वीडियो का टाइटल है पवन कल्याण वर्सेस विजय। नाउ पवन इज एक्सपोजिंग द्रविडियन प्रोपेगेंडा। हाँ, तो जो अभी तमिलनाडु में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जो विवाद चल रहा है, उसी के ऊपर है इन्होंने वीडियो को पूरा डिटेल्स में बनाया है। वीडियो अच्छा बनाया है, तो वीडियो को चलिए देखते हैं, वीडियो का रिव्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे कुछ। भारत में ना इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसीज यानी कि एनईपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु में इस समय बवाल कटा हुआ है। रीजन ये है कि अब तमिलनाडु के बच्चों को पूरे देश की तरह 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी और बस इसीलिए तमिलनाडु में ना काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमिल पॉलिटिशियंस का कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी है वो तमिलनाडु के 2 लैंग्वेज सिस्टम यानी कि इंग्लिश और तमिल को तोड़ने की कोशिश है। सीएम एम.के. स्टालिन ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि चाहे सेंटर 10,000 करोड़ भी दे दे फिर भी वो एनईपी को साइन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि भाई साहब ये पॉलिसी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, तमिल कल्चर पर अटैक है और स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इस एलिगेशन के साथ साथ स्टालिन ने सेंटर पर यह भी ब्लेम लगा दिया कि सेंटर ने 2,000 करोड़ के एजुकेशन फंड्स भी तमिलनाडु के रोक रखे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में लोग 3rd लैंग्वेज इंपोजिशन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जबकि बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, फंड्स रिलीज होने का टाइम अभी आया ही नहीं है, वो फ्यूचर में होंगे। शॉर्ट में कहें तो स्टालिन ने इस इशू से अपने एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स जाहिर किए हैं। BJP's Tamil Nadu chief K. Annamalai dismissed Stalin's claims of withholding education funds, stating that they are yet to be released, not denied. सेंटर वर्सेस डीएमके की इस लैंग्वेज वॉर में ना जोसेफ विजय जो हैं उन्होंने भी टॉन्ट किया है, जो अब एक एक्टर से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना चुके हैं, जो द्रविडियन पार्टी के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रही है। इसके अलावा विजय ने बीजेपी और डीएमके दोनों के अगेंस्ट एक कैंपेन भी रन किया हुआ है, गेट आउट कैंपेन। इसके पीछे विजय का कहना है कि भाई डीएमके और बीजेपी दोनों ही स्टेट की प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए दोनों पार्टीज को इस स्टेट से निकाल देना चाहिए। वाह भाई वाह, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे मानो अब्बास मस्तान की कोई फिल्म चल रही है, हर एक्शन पर एक रिएक्शन आ रहा है। और इन बातों पर अन्नामलाई ने जोसेफ विजय को कॉल आउट किया है और विजय की हिपोक्रेसी को बर्स्ट किया है, क्योंकि विजय अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज एजुकेशन मॉडल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए 2 लैंग्वेज मॉडल एजुकेशन चाह रहे हैं। Now I am only advising Vijay, what bro? Practice what you preach, bro. This one family, children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 language? So what bro? Practice what you preach, bro. इसके बाद अन्नामलाई ने विजय को थोड़ा और एक्सपोज किया। विजय खुद भी सीबीएसई स्कूल रन करते हैं और उस पर्टिकुलर स्कूल में 3 लैंग्वेज मॉडल है। Now he runs a school, a CBSE school, Vijay Vidyashram, in which 3 languages, the 3rd language Hindi is taught. वापस से लैंग्वेज डिस्प्यूट की बात करें तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस इशू को लेकर काफी एग्रेसिव हो गई है। डीएमके के यूथ विंग ने ओपनली हिंदी इंपोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, पर दूसरी तरफ जैसे ही अन्नामलाई ने इस नैरेटिव को काउंटर किया है ना, वैसे ही साउथ के एक और बड़े नेशनलिस्ट लीडर यानी कि पवन कल्याण इस इशू पर बोलने लगे हैं। पवन कल्याण भाई साहब जो कि एक बहुत बड़े एक्टर भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं ये लोग संस्कृत को बुरा भला क्यों बोलते हैं। तमिलनाडु के राजनेता हिंदी पर बकवास कैसे कर सकते हैं जब तमिल फिल्में हिंदी में डब करवा के ये लोग हिंदी से पैसा कमा रहे हैं। इन्हें पैसा तो चाहिए पर हिंदी के बिना। और ये विवाद ना आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि तमिलनाडु की असेंबली में रुपए के सिंबल को बदल दिया गया है। पर इसी के साथ एक सवाल उठता है कि इस लैंग्वेज वॉर का ओरिजिन क्या है। साथ ही ये कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी बन चुकी है और ऐसा आजादी से पहले ही होना शुरू हो चुका था, जब ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार के नाम से आप लोग जानते हैं, उनकी कुछ अलग प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो वही पेरियार की जो पॉलिटिक्स थी ना, उसमें अधिक ना घुसते हुए मुद्दे पर रहते हैं। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में ना हिंदी बढ़ाने का एक सुझाव आया। फिर ईवीआर ने इस सुझाव के उत्तर में एक एंटी हिंदी एजिटेशन आरंभ कर दिया, जो 1940 तक चला, मतलब 3 साल तक चला। ये ईवीआर की पार्टी का पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है और जिसकी हेडलाइन है डाउन विद हिंदी। फिर इसके बाद 1947 आता है और भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। भारत को एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की आवश्यकता थी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर 3 दिन तक
3 दिन तक लगातार इंटेंस डिबेट चलती रही। डिबेट थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दे या नहीं, या फिर ऑफिशियल या फिर सोल ऑफिशियल, क्या बनाए। अंत में इस डिबेट का परिणाम ये निकलता है कि हिंदी को ना सोल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। अब ये प्रपोजल आया, पर इस प्रपोजल में ना एक ट्विस्ट डाला गया, और इसी ट्विस्ट को मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो आप जान जाएंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना 1950 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रपोज ये किया गया कि हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 15 सालों के बाद यानी 1965 में। आइडिया था कि 15 सालों तक सभी लोग हिंदी में ऑफिस के कामकाज को करना सीख जाएंगे, और तब इस आर्टिकल को यानी आर्टिकल 343 को इंपोज कर दिया जाएगा। तो भाई 1950 में तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट या कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 1965 में तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध ना जबरदस्त एजिटेशन होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, यानी आर्टिकल 343 को इंपोज करने की कोशिश की, जिससे पूरे तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए। तमिलनाडु के लोगों को डर दिखाया गया कि हिंदी को प्रमोट करने से ना रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को ना मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, वो इस एंटी हिंदी मूवमेंट के सबसे बड़े फेस बन गए। रामास्वामी का मानना था कि हिंदी और संस्कृत को ना प्रमोट करना ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देने का एक तरीका है। पेरियार का आर्गुमेंट था कि हिंदी इंपोजिशन से ना द्रविडियन कल्चर को और आइडेंटिटी को दोनों को दबाने का प्रयास किया जाएगा। पेरियार की लीडरशिप में द्रविडियन कजागम ने यानी डीके ने द्रविड नाडु नाम से एक सेपरेट कंट्री की मांग कर दी। उनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया की कल्चरल और इकोनॉमिक पॉलिसीज साउथ ऑफ इंडिया के विरुद्ध हैं। हालांकि बाद में ये डिमांड ना कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने रीजनल पॉलिटिक्स को और तमिल आइडेंटिटी को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया था। पेरियार की जो पार्टी थी डीके, वो अब डीएमके हो चुकी थी, और डीएमके ने ये जो हिंदी के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, इनको लीड किया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन तक कर लिया। ये मूवमेंट इतना पावरफुल था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक कंसर्न्स को कंटिन्यू किया जाएगा, जैसा अंग्रेजों के समय पर होता था। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को 1967 में अमेंड कर दिया गया, जिससे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रिलीफ मिला। ये जो स्टेप्स थे ना, ये तमिलनाडु में हो रहे प्रोटेस्ट को पैसिफाई करने के लिए उठाए जा रहे थे, ताकि लिंग्विस्टिक टेंशंस को कंट्रोल किया जा सके और इंडिया की जो यूनिटी है, जो संप्रभुता है, वो बनी रहे। अब डीएमके ने एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने थ्योरी बिल्ड की कि हिंदी इंपोजिशन का मतलब है नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया पर कल्चरल और इकोनॉमिक कंट्रोल। फिर 1967 में ना तमिलनाडु के स्टेट इलेक्शंस हुए, और वहां पर डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि डीएमके कांग्रेस को हराकर पावर में आई थी, और ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था जिसने तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेंट बना दिया था। फिर ओवर टाइम ना ये एंटी हिंदी एंटी नॉर्थ नैरेटिव एक कल्चरल मूवमेंट से ज्यादा एक पॉलिटिकल टूल बन गया। हालांकि ये तमिल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसे बार बार एम्पलीफाई किया गया, केवल पॉलिटिकल गेन के लिए। डीएमके और दूसरी द्रविडियन पार्टीज ने ना हिंदी इंपोजिशन को कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरह पोर्ट्रे किया, जिससे रीजनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल यूनिटी इन दोनों को तो मजबूत किया गया, लेकिन देश की यूनिटी कहीं दूर चली गई। अब चलिए अगले चैप्टर में ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो तमिल की पार्टीज है ना, जो द्रविडियन मूवमेंट चला रही थी, इन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाया केवल लोगों को डिवाइड करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज फार्मूला जो अभी नया विवाद जो चल रहा है अभी तमिलनाडु में, ये कोई विवाद नया नहीं है। पहले भी मतलब ये एनईपी का जो फार्मूला है पॉलिसी, ये पहले भी मतलब बहुत पुराना ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें मतलब ये कहा गया है कि मतलब 1968 में इसको एनईपी को फार्मूला को मतलब कहा गया था कि स्कूलों में क्या बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब 1968 में एनईपी की पॉलिसी के तहत कहा गया है। जिन राज्यों में मतलब हिंदी
हिंदी क्या बोलते हैं उसको प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, वहाँ रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश के साथ, रीजनल लैंग्वेज मतलब जहाँ की जैसे तमिलनाडु की भाषा है तमिल हो गया, वो रीजनल लैंग्वेज हो गया, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, मतलब ये रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों भाषाओं का स्कूलों में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब इन तीनों भाषाओं का उस स्टेट में इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे बंगाल है, बंगाल का रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा बंगाली, बंगाली इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे हिंदी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो 68 में एनईपी के तहत, पॉलिसी के तहत मतलब ये पॉलिसी लागू किया गया था। ठीक है, अभी 2020 में यह चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंट में कुछ अभी तक मतलब 3 लैंग्वेज एनईपी के तहत इम्प्लीमेंटेशन को करने की बात कही जा रही है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ है कि मतलब तमिलनाडु में मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी को हम लोग तमिल भाषा में मतलब तमिलनाडु में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिंदी क्या करता है कि मतलब हिंदी क्या मतलब एम वहाँ पे जो उदयनिधि स्टालिन है वो बोल रहा है कि मतलब वहाँ के मतलब हिंदी क्या करेगा कि तमिल भाषा को खत्म कर देगा, इसीलिए हम लोग हिंदी को तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। तो यही सब नया विवाद बना हुआ केंद्र सरकार और ये तमिलनाडु सरकार के बीच में अभी मतलब लफड़ा चल रहा है, झमेला चल रहा है इस भाषा को लेकर के, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। देखते हैं भाषा कहाँ तक जाता है, ये मतलब भाषा विवाद कहाँ तक जाता है। इनकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है। इनकी हिपोक्रेसी के सामने अश्नीर ग्रोवर भी फेल है। एक तरफ डीएम के पॉलिटिशियंस हिंदी के अगेंस्ट एग्रेसिव कैंपेन चलाते हैं, उसे तमिल कल्चर और आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट बताते हैं, और मजेदार बात देखिए कि दूसरी तरफ अपने ही बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल भेजते हैं जहां हिंदी सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना तो छोड़िए, बाकायदा डीएमके के लीडर्स ऐसे स्कूल चला रहे हैं जहां पर हिंदी सिखाई जाती है। यह डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि उनका एंटी हिंदुस्तान केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो आम तमिलियन के इमोशंस मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। अगर हिंदी सच में तमिल आइडेंटिटी के लिए खतरा होती है तो ये लीडर्स अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखते ना। सिंपल सा लॉजिक है, जो आम तमिलियन को हिंदी रिजेक्ट करने के लिए बोला जाता है ना, वही द्रविडियन लीडर अपने बच्चों को उनके फायदे के लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं ताकि बाहर ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। और ये हिपोक्रेसी ना सिर्फ एक चीज में नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे पवन कल्याण ने इनकी एक और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। जोसेफ विजय जो पॉलिटिक्स में आने से पहले हिंदी डबिंग और नॉर्थ इंडियन मार्केट से करोड़ों कमा रहे थे अपनी फिल्मों को वहां पर डब करके, उन्होंने हिंदी बेल्ट से ना जाने कितने ही करोड़ों कमाए होंगे। उनकी मूवीज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मैसिवली प्रमोट होती थी और उन्होंने बॉलीवुड की पूरी मार्केट का पूरा फायदा उठाया। पर जैसे ये व्यक्ति तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आया ना, उसके लिए हिंदी एक विलन बन गई है। अगर सच में तमिल प्राइड भाई इतनी इंपॉर्टेंट थी तो पहले अपनी मूवीज को हिंदी में डब किया क्यों? पैसा कमाने के लिए। सिर्फ तमिल ओनली रिलीज क्यों नहीं रखा भाई? इसे अपॉर्चुनिस्ट होना कहते हैं। और विजय जो है ना सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, प्रकाश राज, कमल हसन जैसे लोगों का नाम लेंगे ना तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। उन्होंने अपने ल्यूक्रेटिव करियर्स हिंदी ऑडियंस से ही बढ़ाए थे। ये एक्टर्स हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, हिंदी ऑडियंस के लिए अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं और हिंदी से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जब तब खुद ही हिंदी बेल्ट को गाली देते रहते हैं। अगर हिंदी सच में तमिल कल्चर के लिए हार्मफुल होती तो ये एक्टर्स हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए इतने डेस्परेट क्यों होते भाई? रियलिटी ये है कि पूरा एंटी हिंदी मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्रिएट किया गया है और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी को थोपता नहीं है। तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु के बच्चे यदि 3 लैंग्वेज के रूप में तमिल, इंग्लिश और तेलुगु को चूज करते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे हिंदी इंपोजिशन नहीं कहते। और ये जो तमिल डीएम के सुप्रीमेसी वाले लोग जो है ना, इनका एक और मिसलीडिंग आर्गुमेंट ये है कि तमिल का संस्कृत से कोई भी लिंग्विस्टिक कनेक्शन नहीं है। इनके जैसे आईक्यू वाले लोग रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आलिया भट्ट को जीके के लिए अवार्ड दे दिया जाएगा। इनफैक्ट तमिल भाषा के लगभग 30% से अधिक शब्द संस्कृत से बताए जाते हैं जो आज भी कॉमनली यूज हो रहे हैं, जैसे कि गुरु, दीपम, अग्नि, मनुष्य, धर्म, कर्म। इनफैक्ट डीएमके के सबसे बड़े लीडर रहे करुणानिधि का नाम तक संस्कृत में है। करुणा और निधि दोनों संस्कृत के शब्द हैं। तमिल हाइम्स और रिलीजियस चैंट्स में संस्कृत फ्रेजेस का यूज होता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में भी संस्कृत लिटरेरी ट्रेडिशंस का असर दिखता है। द्रविडियन लीडर्स जो ये कह देते हैं कि भाई तमिल और संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, वो इस फैक्ट को कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं कि तमिल और संस्कृत सेंचुरीज तक एक दूसरे के साथ इवॉल्व हुए हैं। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यह है कि द्रविडियन पार्टीज की ये ऑपोजिशन जो है ना सिर्फ हिंदी के अगेंस्ट होती है,
उर्दू और इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं, तमिलनाडु में उर्दू के सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन स्कूलों में अगर स्टूडेंट तमिल नहीं पढ़ना चाह रहा ना तो उन्हें वो भी छूट दी जा रही है। इनफैक्ट 2015 में डीएमके ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उर्दू को सरकारी स्कूलों में कंपलसरी कर देंगे। ये लोग कभी भी उर्दू या इंग्लिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इनके एजेंडा में फिट नहीं होता है। यही द्रविडियन लीडर्स उर्दू कल्चर, उर्दू पोएट्री और इवन उर्दू स्पीकिंग इवेंट्स में ओपन को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तमिलनाडु को नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग थलग रखने का है, काटने का है, जिससे उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस तमिलनाडु में बनी रहे। क्योंकि 150-200 साल की जो पॉलिटिक्स जब से शुरू हुई है ना, उसका रूट ही एंटी सनातन, एंटी हिंदी रहा है। ये केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इन द्रविडियन पार्टीज के द्वारा, ताकि तमिलनाडु में बस इन्हीं का राज चलता रहे। जबकि इसी डीएमके के सबसे बड़े हिस्टोरिक लीडर ईवी रामास्वामी ने तमिल जैसी सुंदर भाषा के लिए अब शब्द कहे थे। ஒரு பையன் முன்னால் வந்து பேச முடியலையே, என்னால இருக்கு தமிழ்ல கேட்டா பண்ணிக்கலாமே இருக்கிறோம். அவ்வளவுதான் அந்த பையனால முடியுது. பண்ணி இருக்கிற விட்டுட்டு ஏன் பண்ணிக்க போற முட்டாளே? When a man repeatedly says Tamil is a barbaric language, Katumirandi Bhashai, look at the hypocrisy. They keep his photo in every room. I'm sure even in the parliament office of that party, his photo is there. शायद इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सकता है? क्या इस हिपोक्रेसी वाले नेताओं को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर फेंकना संभव है? आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु की एक बड़ी पॉपुलेशन नॉर्थ साउथ को बांटने वाले इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुकी है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि डीएमके, एआईएडीएमके और दूसरी रीजनल पार्टीज ने तमिलनाडु में डेकेड्स तक ऐसा ही नैरेटिव बिल्ड किया जो हिंदी को तमिल आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट के रूप में दिखाता था और इसमें नॉर्थ इंडिया पूरा पिस जाता था। इसी वजह से ना आपको वहां अक्सर ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जहां नॉन तमिल स्पीकर्स के खिलाफ हैरेसमेंट या मारपीट हो रही होती है। ये दरअसल दिखाता है कि कुछ तमिलियंस के मन में नॉर्थ इंडिया और हिंदुइज्म के खिलाफ कितना जहर भर चुका है। डीएमके जैसे पार्टीज ने ना अपने आप को तमिल कल्चर का गार्डियन दिखाने की पूरी कोशिश की और पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैनिपुलेट किया। ये पार्टी ना लोगों को ये बिलीव करवाती रही है कि अगर तमिलनाडु मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ जाएगा तो तमिल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। पर असल में इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपनी सत्ता बचाना। इन्हें पता है कि अगर तमिलनाडु का भारत के साथ डीपर इंटीग्रेशन हो जाता है तो जो इनकी पॉलिटिक्स है ना, जो सिर्फ रीजनलिज्म या एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट पर टिकी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से ये पार्टीज तमिलनाडु में एक जहरीला एनवायरनमेंट बना रही हैं। अभी परसों ही ना डीएमके के एक सीनियर लीडर ने कहा कि इंडियन कल्चर डिस्गस्टिंग है, वाहियात है। And in the language fight now, you've got a DMK minister mocking North Indians, saying that North culture is about having multiple spouses, and he's referred to North Indian culture as filthy, as disgusting, and he's also said that we'll cut off people's tongues if they dare to insult Tamil. This is one of the senior most DMK leaders, Duraimurugan, making this comment. लेकिन देखो भाई, चाहे हम माने या ना माने, ये जो जहर वाला फॉर्मूला है ना, ये तमिलनाडु में बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसी कारण से ये पार्टीज इतने सालों से पावर में है। पर जैसे हर बुराई का अंत होता है, लगता है ये जो इनकी जहरीली पॉलिटिक्स है ना, इनका भी अंत धीरे धीरे निकट आ रहा है। पिछले कुछ सालों में ना एक ट्रेंड देखा गया है जिसमें साउथ में नेशनलिस्ट लीडर्स का राइज होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो पवन कल्याण हो या फिर अन्नामलाई। ये स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर्स खुलेआम द्रविडियन पॉलिटिक्स के बनाए हुए नैरेटिव्स को चैलेंज कर रहे हैं और लोग भी इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आज इनकी सभाओं में डीएमके के बड़े बड़े नेताओं जितनी भीड़ आ रही है, जो कुछ साल पहले तक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। पहले अगर कोई तमिलियन द्रविडियन आइडियोलॉजी को छोड़कर किसी भी तरीके से नेशनलिज्म की ओर झुकता था तो डीएमके के गुंडे उसका तमिलनाडु में ना जीना दूभर कर देते थे। लेकिन लगता है कि अब तमिलनाडु के लोग जो इस जहरीली पॉलिटिक्स के शिकार नहीं बने थे, वो धीरे धीरे यूनाइट हो रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज तमिलनाडु को एक ऐसी लीडरशिप की आवश्यकता है जो नेशनलिस्ट तमिलियंस की आवाज बने और स्टेट को
आइडेंटिटी बेस्ड ड्रेविडियन पॉलिटिक्स के चुंगल से बाहर निकाले। सबसे जरूरी यह है कि तमिलनाडु में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई जाए और डेकेड से भरी हुई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर किया जाए। हाँ भाई, ये बात मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। पर अन्नामलई, पवन कल्याण जैसे जो लीडर्स है ना, उनसे एक उम्मीद की किरण निकलती हुई दिखाई देती है, जो डेकेड्स लॉन्ग ब्रेन वॉशिंग को ओपनली काउंटर कर रहे हैं। ये लीडर्स ड्रेविडियन पार्टीज के लैंग्वेज नैरेटिव को एक्सपोज कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि जो रूलिंग एलीट है उन्होंने कैसे खुद तो पैसा भी कमा लिया और पावर भी एक्युमुलेट कर ली, लेकिन जो आम तमिलियन है ना, उसको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के झमेले में डाल दिया। खुद ये लोग पूरे देश में अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं, हाँ, हिंदी में भी डब करके प्रमोट करते हैं। ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, इवन फॉरेन में भी अपने बिजनेस को खोल रहे हैं। पर आम तमिलियन लैंग्वेज विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, उन्होंने नया विवाद छेड़ दिया है। ये जो रुपया का जो अपना चिन्ह होता था, रुपया का जो सिंबल होता था, उसको उसके ऊपर इन्होंने छेड़ दिया है। अभी तमिलनाडु में बजट पेश किया गया, वहां पे उस जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां पे एक तमिल भाषा का कोई होता है, तमिल भाषा कोई होता है, उस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक नया विवाद छिड़ गया है अभी तमिलनाडु में, ठीक है, रुपया को जो सिंबल होता है उसको लेकर के। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि मतलब ये कोई भाषा का मतलब ये नहीं है, भाषा से समस्या का तो जो है वो है, समस्या है ही। ये जो विवाद जो छिड़ा गया ये राजनीति मुद्दा है, ठीक है, इसको लेकर के मतलब राजनीति पूरा तरह से गंदी राजनीति किया जा रहा है, इसको मतलब गंदी राजनीति बोला जाएगा इसको, मतलब बात सही नहीं बोला जाएगा इस चीज को, ठीक है। उससे क्या समस्या था, रुपये का सिंबल से क्या समस्या था, ठीक है। उसके बाद अभी संसद में भी नेता लोग मतलब एनईपी का जो पॉलिसी आया के ऊपर में नेता भी भिड़ते आ रहे हैं, जिसमें कनिमोझी बोल के कोई एक नेता है तमिलनाडु की, न कहाँ की, और क्या बोलते हैं कनिमोझी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान भी, दोनों आपस में एक दूसरे से तीखा विवाद करते नजर आए हैं संसद में। उसके बाद जो एम.के. स्टालिन है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो एनईपी जो हिंदी भाषा है ये 25 भाषाओं को खत्म कर चुका है। तो ये ऐसा क्या, ऐसा तो कोई समझ के बाहर है कि मतलब कैसे हिंदी 25 भाषाओं को खत्म कर सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे वीडियो में भाई साहब ने बताया कि अभी पवन कल्याण और विजय के बीच में जो मतलब तू मैं हुआ है, मतलब हिंदी को लेकर के हिंदी भाषा को लेकर के विवाद हुआ है। तो ठीक है, ठीक ही पवन कल्याण ने ठीक ही जवाब दिया है हमारे हिसाब से। मान लीजिए आप तमिल में पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो तमिल में ही रखिए उसको। आप हिंदी में डब करके उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हिंदी में डब करके उसको रिलीज कर रहे हैं, कोई भी नया फिल्म आपका, यही विजय का ही बता रहे हैं। अभी नया नया पार्टी ज्वाइन किए हैं विजय साहब ने, जो भी है, अभी नया नया राजनीति में आए तो मतलब सोच रहे हैं कि मतलब कुछ भी कर दें, ठीक है। तो मान लीजिए आप तमिल में पिक्चर कर रहे हैं तो तमिल में ही रखिए उसको। आप पैसा कमाने के लिए हिंदी में काहे डब कर रहे हैं, उसको हिंदी में डब मत करिए। हिंदी से इतना ही समस्या है तो उसको हिंदी में डब मत करिए, आप तमिल तक ही रखिए। आप तमिल में ही कमाइए, तमिल में ही रिलीज करके उसको पैसा कमाइए। तो इन लोग को देखिए, हिंदी से भी समस्या भी है और मतलब हिंदी का इस्तेमाल करके पैसा भी कमाना है। ये पूरी तरह से मतलब गंदी राजनीति किया जा रहा है और इसको कुछ नहीं बोला जाएगा। फिर उदयनिधि स्टालिन जो है वो तो भाई अपना विवाद से मतलब फेमस ही रहता है बंदा, ठीक है। उसने मतलब तमिल भाषा के लिए हिंदी को खतरा बताया है, हिंदी भाषा को खतरा बताया है, ठीक है। मतलब तमिल भाषा जो है उससे हिंदी को मतलब हिंदी से तमिल भाषा को खतरा है, तमिल भाषा खत्म हो जाएगा। अगर हिंदी को ये किया गया तो तमिल भाषा खत्म हो जाएगा। ये उदयनिधि स्टालिन का बयान है। ये बंदा तो हमेशा विवाद में ही रहता है, इसका मतलब कभी उटपटांग भाषा हिंदुओं को लेकर के भाषा देता है। तो ये भाषा का जो विवाद चल रहा है हिंदी भाषा का जो विवाद चल रहा है हिंदी को लेकर के, उस पर तमिलनाडु में जाकर के अमित शाह ने बोला कि कोई भी स्टेट जैसे तमिलनाडु है, एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में ले लीजिए,
मान लीजिए वहाँ कोई मेडिकल का एग्जाम हो रहा है, तो जो पेपर बनता है वो तमिल भाषा में भी बनना चाहिए। पहले क्या होता था, इंग्लिश में बनता था। तो बोला अमित शाह जी ने बोला है कि इंग्लिश के साथ साथ आप तमिल भाषा में भी उसको पेपर को आप तैयार करवाइए। जैसे मान लीजिए बंगाल है, बंगाल में क्या होता है, मान लीजिए कोई पेपर हो रहा है, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम का हो रहा है, कुछ भी, ठीक है, तो उसका पेपर बनता है, तो क्या होता है कि जैसे इंग्लिश के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ बंगाली में भी करिए उसको, तमिल में भी करिए उसको। तो ये एक तरीका का बात हुआ कि चलिए मान लीजिए मतलब एम के स्टालिन जो है केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये हिंदी भाषा जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक है, हिंदी भाषा थोपने से क्या होगा कि रीजनल लैंग्वेज खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए पॉलिसी के तहत अगर ये काम किया जा रहा है तो उसको लागू करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए अभी बात कहाँ तक जाता है, अब आगे समझ में आएगा। वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब के लिए नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।